नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, राम राम, जय श्री श्याम। आप सभी का स्वागत है अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देव क्लासेस बूंदी पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मैथ्स के अंदर, हमने ट्रायंगल अर्थात त्रिभुज समाप्त कर लिया था। अब हम चीज़ों को और आगे बढ़ाते हैं और आज हम जिस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं ये लगभग ज्योमेट्री का ही एक पार्ट है, सर्कल, जिसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सर्किल की अगर मैं बात करूं वृत्त की, तो आप सभी को पता होगा कि वृत्त होता क्या है। आप एक बार परिभाषा मुझे बता दें कि सर वृत्त है क्या, वृत्त होता क्या है, वृत्त के बारे में क्या बातें आपको ध्यान रखनी है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या क्या सवाल बन सकते हैं, सभी पे हम विचार विमर्श करेंगे और आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। वृत्त को आप देखें, इससे पहले मैंने लगभग त्रिभुज के भी सभी जो है पार्ट अपलोड है और आप सभी पार्ट को देखें, अच्छे से नोट्स बनाएं, चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लियर करें, जिससे कि आपको भविष्य में कभी भी ज्योमेट्री से रिलेटेड समस्या नहीं आएगी। दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ और वीडियो पे एक लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिल सके। दोस्तों, वृत्त क्या होती है? जैसे कोई भी एक केंद्र है और इस केंद्र से समान दूरी पर खींचा गया बिंदु पथ, खींचा गया बिंदु पथ क्या कहलाता है? बोलो, वृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। जी सर, हमको समझ में आ गया सर। हम इसकी परिभाषा लिख देते हैं। एक बार इधर देखो, किसी केंद्र से समान दूरी पर खींचा गया बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। वृत्त कहलाता है। आराम से नोट्स बनाते जाएं, बिल्कुल आपको अच्छे से क्लियर समझ में आएगा सब कुछ। आप चीज़ें बहुत आसान वे में समझ पाएंगे और बड़े ही लेटेस्ट वे में आप सभी को समझाऊंगा मैं। आराम से आपको समझ में आना चाहिए कि चीज़ें बड़ी आसान हैं। एक सर्किल होता है, यहाँ पर बीच में एक मूल बिंदु है P, और जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है इसको बोला जाता है त्रिज्या R। इसको क्या बोला जाता है? त्रिज्या R बोला जाता है। और अगर मैं बात करता हूँ आप सभी के सामने, अगर मैं बात करता हूँ इस पूरी रेखा की, तो ये जो पूरी है इसको बोला जाता है व्यास। जो पूरी होती है जिसको बोलते हैं व्यास, और व्यास का जस्ट आधा होती है त्रिज्या, अर्थात R जो होती है व्यास को लिखते हैं D से, तो D/2 व्यास को लिखा जाता है D से, अर्थात त्रिज्या क्या होती है? व्यास का आधा होती है। अर्थात जो त्रिज्या होती है वो व्यास का आधा होती है। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी। आराम से इन चीज़ों को आप आराम से समझें, चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि आप सभी को पता है कि बिना मेहनत कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। आप मेहनत करें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझने की कोशिश करें। मैंने आप सभी को बताया कि वृत्त क्या है। किसी केंद्र से समान दूरी पर खींचा गया बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। वृत्त में जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। ओके सर, यहाँ तक हमको समझ में आ चुका है। अब हम कुछ आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करता हूँ किसी वृत्त के अंदर, अगर मैं किसी वृत्त के अंदर बात करता हूँ, तो वृत्त के अंदर एक जो होती है, यहाँ पर एक वृत्त के अंदर अगर मैं यहाँ पर एक रेखा खींच देता हूँ, अर्थात इस रेखा के दोनों बिंदु अगर जिसको परिधि को टच करते हैं, इस रेखा के जो भी रेखा खींची गई है उसके अगर दोनों बिंदु, रेखा के दोनों बिंदु वृत्त की परिधि को टच करे तो वह कहलाती है जीवा। क्या कहलाती है? बोलो, जीवा। अर्थात कोई भी वृत्त है और वृत्त जो है उसके परिधि को टच करे कोई भी लाइन, जिसके जो कोई भी लाइन है और जो कोई भी लाइन है और उस लाइन के दोनों सिरे जो है परिधि को टच करे तो वही क्या कहलाएगी? जीवा कहलाएगी। बोलो, समझ में आ रहा है? तो ये जीवा कहलाती है। सवाल पूछा जाता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है।
वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। बोलो क्या है, कौन सी है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा? ध्यान दे, वृत्त की देखो यहां पर ये जीवा बनी, इससे थोड़ी सी बड़ी यहां पर बनेगी जीवा, इससे बड़ी यहां पर बनेगी जीवा, और सबसे बड़ी बिल्कुल बीच मध्य में बनेगी। बिल्कुल बीच में सबसे बड़ी जीवा बनती है, जिसे हम क्या कहते हैं, अभी पढ़ के आए हैं, व्यास कहते हैं। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं बोलो? व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास। व्यास कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई ये। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। क्लियर है? आप सभी को समझ में आना चाहिए। अगर मैं बात करता हूं आपके सामने, आगे चीजें समझेंगे कि सर स्पर्श रेखा क्या होती है। सुनना, पहले आपको पता तो होना चाहिए ना टर्म क्या होती है, क्योंकि अपना वृत्त को स्टार्ट कर रहे हैं तो सभी चीजें समझ में आनी चाहिए। तो यदि कोई भी रेखा, यदि कोई भी रेखा जो है किसी वृत्त को किसी सिंगल बिंदु पर, सिंगल पॉइंट पर टच करे, कोई भी वृत्त को कोई भी रेखा किसी एक सिंगल पॉइंट पर, सिंगल पॉइंट पर अगर टच करती है तो वह कहलाती है स्पर्श रेखा। कौन सी रेखा कहलाती है बोलो? स्पर्श रेखा। अगर एक सिंगल बिंदु पर टच करती है तो वो कहलाती है स्पर्श रेखा। ध्यान दे, जैसे किसी वृत्त का मूल बिंदु O है और यहां से मैंने एक त्रिज्या खींची। ये क्या है बोलो? त्रिज्या। क्योंकि सभी जगह त्रिज्या तो बराबर होती है, तो ये क्या है? त्रिज्या। और ये क्या है? स्पर्श रेखा। इसको नाम दे दिया मैंने A, ये है B और ये क्या है? C। तो आप सभी को मैंने पूछा, यदि R त्रिज्या है और AB क्या है? स्पर्श रेखा है, तो आप सभी को मैंने पूछा कोण OCB क्या होगा? बताइए सब, कोण OCB क्या होगा? कोण OCB क्या होगा? तो आप देख रहे हैं कोण OCB कितने डिग्री का रहेगा? 90 डिग्री का रहेगा। ये सवाल भी पूछा गया है। आराम से आप समझेंगे चीजों को कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य त्रिज्या एवं स्पर्श रेखा के मध्य 90 डिग्री का कोण होता है। सब इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। आगे देखिए भाई, मैंने आप सभी को एक सवाल पूछा, किसी वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। और मैंने इसी के साथ एक सवाल आपसे फिर पूछा, आप सभी सवालों के जवाब दें। किसी वृत्त पर
अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कीजिए भाई सभी, इन सवालों के जवाब आप बताएंगे मुझे। सवाल क्या कहता है सुनना कि किसी वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से, वृत्त के बाहर मान लो ये वृत्त है, इसके बाहर एक बिंदु है यहाँ पर, और इस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो एक स्पर्श रेखा ये खींची जा सकती है, एक स्पर्श रेखा ये खींची जा सकती है। इससे ज़्यादा संभावना नहीं है कि बाहर स्थित एक बिंदु से अधिकतम 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा 2। इस सवाल का सही जवाब हो गया दोस्तों 2। अगला बोलना चाह रहा है कि किसी वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो स्पर्श रेखा में ऐसे भी खींच सकता हूँ, स्पर्श रेखा में ऐसे भी खींच सकता हूँ, स्पर्श रेखा देखो इधर, स्पर्श रेखा ऐसे भी खींची जा सकती है, स्पर्श रेखा ऐसे भी खींची जा सकती है, स्पर्श रेखा ऐसे भी खींची जा सकती है। अर्थात दोस्तों, अर्थात मैंने ये बताया कि एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। बाहर स्थित एक बिंदु से केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है और एक किसी वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होगी, क्लियर समझ में आ रहा होगा सभी को। ठीक है, तो चीजें समझ में आ गई होगी कि स्पर्श रेखा होती क्या है, स्पर्श रेखा के बारे में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, स्पर्श रेखा के बारे में क्या क्या कंडीशंस बनती है, आप सभी को पता होना चाहिए। स्पर्श रेखा में मैंने आप सभी को बताया कि कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है और सब कुछ बातें मैंने बताई। आगे समझते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चीज़ों को और अच्छे से क्लियर करते हैं। सुनना ध्यान से। अगर मैं बात करता हूं तो ये कहलाता है दोस्तों चाप। ये क्या कहलाता है? चाप। अगर मैं बात करता हूं इस वाले की, ये वाला, तो इसको बोला जाता है लघु, छोटा है ना ये, लघु चापखंड, लघु चापखंड। और ये बड़ा वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये ऊपर वाला जो पार्ट दिख रहा है, इसको बोला जाता है दीर्घ चापखंड। दीर्घ चापखंड, इसको बोला जाता है लघु चापखंड, इसको बोला जाता है दीर्घ चापखंड। ठीक है, आगे अगर मैं अगले की बात करता हूं तो अगर मैं बात करूं यहां की, तो इसके अंदर त्रिभुज के आकार की एक आकृति निकाल देता हूं, तो इसको बोला, अगर मान लीजिए यहां से इस एक वृत्त है जिसमें से त्रिभुज की आकृति को मैं निकाल लेता हूं, तो इसको बोला जाता है दोस्तों त्रिज्यीय खंड। क्या बोलते हैं इसको? त्रिज्यीय खंड। लेकिन ये छोटा त्रिज्यीय खंड है, इसलिए इसको बोला जाता है लघु त्रिज्यीय खंड, और इसको बोला जाता है दीर्घ त्रिज्यीय खंड। इनके क्षेत्रफल वगैरह की बात करेंगे, लेकिन वो मेंसुरेशन में करते हैं, वो मेंसुरेशन में की जाती है, यहां पर नहीं करेंगे। तो देखिए, दीर्घ चापखंड, लघु चापखंड, लघु त्रिज्यीय खंड और दीर्घ त्रिज्यीय खंड, ये सभी आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं बात करता हूं इसकी, तो ये किसी वृत्त का भाग कहलाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है वृत्तखंड, वृत्तखंड। लेकिन ये लघु है, इसीलिए इसको लघु वृत्तखंड बोला जाता है, और इसको बोला जाता है दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। क्लियर है आप सभी को? सर तीनों चीजें ध्यान रखनी है। नीचे ये वाला चाप कहलाता है, तो छोटा वाला है तो चाप लघु चापखंड, ऊपर वाला दीर्घ चापखंड, ऊपर वाला दीर्घ त्रिज्यीय खंड, नीचे वाला लघु त्रिज्यीय खंड और लघु वृत्तखंड, और ऊपर वाला दीर्घ वृत्तखंड। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होगी। एक बार सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चीजें आपको समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं चीजों को लेकर के। अब कुछ हम प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं कुछ वृत्त के गुणधर्म। पहला गुणधर्म देखना इधर। पहला गुणधर्म बड़ा आसान है सर। अगर मैं किसी वृत्त की बात करता हूं, अगर मैं किसी वृत्त की बात करता हूं तो इस वृत्त के अंदर दो जीवाएं खींच दी मैंने। जीवा तो आप सभी जानते हैं जीवा क्या होती है, आप सभी को मैंने बता दिया कि अगर मैं इसमें दो जीवाएं खींच देता हूं जिनकी बराबर लंबाई है, दो जीवाएं खींची मैंने ए बी सी, दो जीवाएं खींची मैंने और मैंने बोला इन दोनों जीवाओं की लंबाई बराबर है, अर्थात ए बी बराबर दी गई है ए सी। ये दोनों जीवाएं हैं और इन दोनों जीवाएं बराबर है, तो इनके बीच से गुजरने वाली रेखा, इनके बीच से गुजरने वाली रेखा जो है ये कोण समद्विभाजक कहलाती है। आप सभी को मैंने त्रिभुज के अंदर कंफर्म कर रखा है, आप सभी को मैंने त्रिभुज के अंदर बता रखा है कि कोण समद्विभाजक क्या होता है। कोण समद्विभाजक से तात्पर्य है ऐसी रेखा जो किसी कोण को दो बराबर भागों में बांटती है, वह कोण समद्विभाजक कहलाती है। बोलो समझ आ रहा है सभी को? बताइए। तो ये कहलाता है कोण समद्विभाजक। अर्थात अगर ये पूरा कोण 70 डिग्री का है तो इसको 35 और 35 डिग्री में बांट देगा। कौन? जब कब बांटेगा? जब ये दोनों रेखाएं, जो दोनों जीवाएं हैं, ये दोनों जीवा जो है वो बराबर होती है। ए बी बराबर अगर ए सी है, दोनों जीवाएं बराबर है, तो इनके बीच से गुजरने वाली रेखा हमेशा कोण समद्विभाजक कहलाएगी। क्या कहलाएगी? बोलो, कोण समद्विभाजक कहलाएगी। अर्थात इसे दो बराबर कोणों में बांटेगी। जैसे मैंने आप सभी को एक सवाल दिया करने के लिए, आप सभी इस सवाल को करने की कोशिश करेंगे, तो आप सभी इस सवाल को करने की कोशिश करेंगे तो आपको चीज़ें बहुत आसान वे में आप सभी को समझ में आ चुकी होगी। ये चीज़ें बहुत ही आसान है, लेकिन आप इनको एक बार आसान वे में पढ़ें तो चीज़ें बहुत ही आसान रहेगी। आप एक बार चीज़ों को समझ कर तो देखें। आप सभी को बी ए सी टोटल दिया गया है 140 डिग्री, ए बी बराबर दिया गया है ए सी के। तो आप सभी से पूछा गया है ए बी ओ, ये वाला कोण बताना है। कीजिए सर। अर्थात आप सभी को ये पूरा कोण दिया गया 140 डिग्री का और आपको ये बताना है। ट्राई कीजिए सभी, अगर आ चुका है बड़ी आसान चीज है सर। अब सुनना, मेरी बात को सुनना एक बार ध्यान से। अगर बी ए सी, टोटल बी ए सी 140 डिग्री का है तो ये 70 डिग्री का रहेगा। एक बार थोड़ा पेन को बारीक कर लेता हूँ। इधर देखिए, ये 70 डिग्री का रहेगा तो ये भी 70 डिग्री का रह जाएगा। अगर ये 70 डिग्री का है तो ये कोण भी 70 डिग्री का रहेगा। बोलिए सही है सर? ये कोण 70 डिग्री का है तो ये कोण भी 70 डिग्री का रहेगा। अगर मैं बात करता हूँ तो ये त्रिज्या कहलाएगी, अर्थात ये भुजा और ये भुजा बराबर रहेगी। ये भुजा और ये भुजा ऑलरेडी आप सभी को बराबर दी गई है। जब भुजा और भुजा बराबर दी गई है और जो ए वाला कोण है, ए वाला कोण जो है वो दोनों में क्या है? कॉमन है। तो बताइए सर, त्रिभुज में अगर ये कोण है तो 70 के सामने वाला कोण भी, देखो ये 70 डिग्री का है तो इसके जस्ट सामने वाला कोण भी 70 डिग्री का रहता है। ये सब मैंने आपको त्रिभुज के अंदर बढ़ा दिया था कि जैसे इसके अंदर दो भुजाएं बराबर है, एक कोण उभयनिष्ठ है, तो नियम कौन सा लग रहा है? एस एस ए नियम लग रहा है।
एस एस ए नियम लग रहा है, तो इसके अंदर 70 के सामने वाला कोण कौन सा है? 70 वाला है। ये 70 है तो इसके सामने वाला कोण ये है, तो ये भी कितने डिग्री का रहेगा? 70 डिग्री का रहेगा। अर्थात इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 70 डिग्री, ये आंसर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, तो प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, बहुत ही आसान और बहुत ही नॉर्मल वे में आपको सिखाऊंगा मैं। इधर देखना, आप एक बार चीज़ को क्लियर समझेंगे आप तो इसे आपको चीज़ें समझ में आएगी। आराम से आप चीज़ों को समझते जाएं और बहुत इंजॉय के साथ आप चीज़ों को करें। कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सर अगर ए बी सी डी दोनों जीवाएं बराबर है, ए बी बराबर है सी डी के, अगर ये जीवाएं बराबर है तो मध्य बिंदु ओ से ये दूरी और ये दूरी क्या रहेगी? बराबर रहेगी। अगर ये दोनों जीवाएं बराबर है तो केंद्र बिंदु से दोनों जीवाओं के बीच की दूरी बराबर रहेगी, अर्थात ओ ई बराबर रहेगा ओ एफ के, ओ ई बराबर रहेगा ओ एफ के। और शीर्ष पर बनने वाले कोण और जो शीर्ष पर बनने वाले कोण हैं, यहां वाले, नहीं ऐसा नहीं होगा, यहां पर बात करता हूं मैं इसकी यूं करके, शीर्षाभिमुख, जो शीर्ष पर बनने वाले जो दोनों कोण हैं, वो भी क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। वो भी दोनों कोण क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। दोबारा सुने मेरी बात को। यदि दोनों जीवाएं बराबर है, एक बार इसको सर्कल के अंदर लिख लेता हूं मैं। यदि दोनों जीवाएं बराबर है तो मूल बिंदु से दोनों की दूरी भी बराबर रहेगी और केंद्र पर बनने वाले दोनों कोण भी बराबर रहेंगे। जैसे एक न्यूमेरिकल आप समझे ध्यान से, एक न्यूमेरिकल को आपको समझना है, बड़े ही आसान वे में आप सभी को समझा दूंगा मैं। इधर देखिए आप एक बार, यदि यह दोनों जीवाएं ए बी सी टी, अब मूल बिंदु से इन दोनों की दूरी बराबर है, इसका मतलब दोनों जीवाएं क्या रहेगी? बराबर रहेगी। अर्थात ये भी 18 है तो ये भी कितनी रहेगी? 18 रहेगी। और केंद्र पर बनने वाले कोण भी क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। भाई केंद्र पर अगर जो बनने वाले कोण हैं, ये दोनों कोण भी क्या रहेंगे? बोलो, बराबर रहेंगे। केंद्र पर जो बनने वाले कोण हैं, ये दोनों कोण भी क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। ये जो केंद्र पर बनने वाले जो कोण हैं, ये दोनों, ये भी क्या रहेंगे? बोलो, बराबर रहेंगे। अगर ये 30 डिग्री है तो ये कोण भी ऑटोमेटिक 30 डिग्री हो जाएगा। बोलिए, क्लियर है? आप सभी को समझ आ रहा है? भाई चीज़ें बड़ी आसान है, आप सभी चीज़ों को बहुत आसान वे में क्लियर करते हुए चले, जिससे कि आपको कभी भी गंभीर समस्या का सामना नहीं करना पड़े। एक बार आराम से उतारे भाई इसको, आराम से चीज़ों के नोट्स बनाएं, चीज़ें बहुत क्लियर है।
अगला गुणधर्म देखिए दोस्तों, मैं आज आपको वृत्त का अधिकतर पाठ करवाने की कोशिश कर रहा हूं जिससे कि आपको कभी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। और 2 प्रॉपर्टी हो चुकी है और अब हम बढ़ते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की ओर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बढ़ जाते हैं दोस्तों तीसरी प्रॉपर्टी की ओर, जो यहां से सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाती है। सारी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट रहेगी, एक बार सुने ध्यान से। अगर किसी वृत्त के अंदर 2 जीवाएं, ये पहली जीवा है और ये दूसरी जीवा है, अगर किसी वृत्त के अंदर 2 जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो ए बी सी डी ये होता है ओ। अगर किसी वृत्त के अंदर यदि किसी वृत्त के अंदर 2 जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो कंडीशन ध्यान रखेंगे आप, क्या ध्यान रखेंगे बोलिए, ए ओ गुणनफल ओ बी। देखो ए ओ बी बराबर रहेगा ओ सी, क्या बोल दो, सी ओ, बात एक ही, सी ओ इंटू ओ डी, ओ बोलिए, से समझ में आ गया? दोबारा एक बार और समझो, जिससे कि चीजें बहुत आसानी से क्लियर हो पाए। दोबारा समझो भाई, बताइए। आधा टुकड़ा लेना है, ए ओ इंटू ओ बी, अरे ये वाली ए ओ बी बराबर रहेगी कौन सी बोलिए, ओ सी इंटू ओ डी। बताइए सर, प्रॉपर्टी याद हो गई आराम से? बिल्कुल आराम से आपको प्रॉपर्टी याद हो जानी चाहिए। क्लियर करें भाई, इसको क्लियर करें आप सभी, इसको क्लियर कर दें इसको एक बार में ही। अगली है प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है, सुनना ध्यान से मेरी बात को। प्रॉपर्टी नंबर 4 कहती है, ये रहा वृत्त, और ये जीवाएं जो है वो बाहर किसी एक बिंदु पर मिलती है। यदि जीवाएं बाहर स्थित किसी एक बिंदु पर मिलती है, ये दोनों जीवाएं जाकर के बाहर स्थित किसी एक बिंदु पर मिलती है, यदि दोनों जीवाएं जो है वो बाहर स्थित किसी बिंदु पर मिलती है तो प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है आप सभी को। यहां से स्टार्ट करो, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। अब सुनना सर क्या है, सुनना, ए से बी तक गुणा करो, ए बी इंटू ए बी इंटू ए सी, पूरा ए बी इंटू ए सी बराबर, देखो ना, ए बी इंटू ए सी, ठीक है। तो नीचे भी ऐसे चलो, ए डी इंटू ए ई, ए डी इंटू ए ई, तो ये ए ई हो गया, बस बात खत्म। ये लीजिए सर, नहीं आया समझ में? एक बार और रिपीट कर देते हैं, फिर भी समझ में नहीं आए तो एक बार वीडियो को पूरा पुनः रिपीट करके आप देख लेंगे, समझ में आ जाएगा 100%। चलिए सर, ए से स्टार्ट करनी है, ए बी और फिर ए से बी तक पहले, फिर ए से सी तक, ए सी, ए डी और फिर ए से पूरा ए ई, ये हो गई सर। ये हो गई, आप स्क्रीनशॉट ले लें आप सभी इसका। चलिए आराम से समझनी है। चौथी प्रॉपर्टी हो गई। अगली प्रॉपर्टी देखो इधर सामने,
पांचवी प्रॉपर्टी, इस बार एक जीवा तो है स्पर्श रेखा वाली, नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा सा इसको सही बना लेते हैं। एक रेखा तो है स्पर्श रेखा वाली, ठीक है, और एक रेखा है आंतरिक। एक तो है स्पर्श रेखा, एक तो है स्पर्श रेखा, एक तो है स्पर्श रेखा और एक है जीवा। बोलो क्या था? पहले वाले में दोनों जीवाएं बाहर किसी बिंदु पर मिल रही थी, पहले वाले पॉइंट के अंदर दोनों जीवाएं किसी बाहर वाले पॉइंट पर मिल रही थी। लेकिन इस बार जो दोनों, एक जीवा तो है बाहर वाले पॉइंट पर और एक क्या है? स्पर्श रेखा है। जैसे मैंने नाम दे दिया इसको ए बी सी डी। तो हम क्या करते थे बताइए मुझे, कहां से कहां चलते थे सर? ए से बी, ए बी इनटू ए से कहां चलते थे? सी। अरे सर ए से बी चलते थे, फिर ए से सी चलते थे, ए सी। अब इधर तो अकेला ये नहीं है, तो अब दो चीजें तो आनी है, तो अकेला ये, तो इसको दो बार लिख दो बस, ए डी इंटू ए डी। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? एक बार और रिपीट करता हूं मैं इसको, फिर भी नहीं आया समझ में तो वीडियो को दोबारा एक बार और रिपीट करके देख रहा हूं, 100% आपको समझ में आ जाएगा। दोबारा सुनो, ऊपर वाले से ले लो नहीं तो, या यहां से ले लो। ए बी पढ़ के आया भी इसको तो अपन, ए बी, ए से बी तक और फिर ए से पूरा सी तक, ए सी बराबर है। ऊपर तो बचा ही ए डी है, आएगी दो चीजें गुणनफल में आएगी, तो बताओ क्या हो जाएगा? ए डी इंटू ए डी। इसी को दो बार लिख दिया, बात खत्म। ये हो गया सर इसका। आगे एक लास्ट प्रॉपर्टी और पढ़ लेते हैं आज की, उसके बाद इस क्लास को समाप्त करेंगे दोस्तों। एक लास्ट प्रॉपर्टी और पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस क्लास को समाप्ति की ओर ले जाएंगे। आराम से आपको चीजें समझनी है। मैंने आपसे बात करी मैंने बोला कि ये 60 डिग्री का कोण है। मैंने बोला अगर ये 60 डिग्री का कोण है तो त्रिभुज इसके अंदर ये जो जीवाएं हैं इनसे बनाया गया कोण ये जो होता है इसका जस्ट आधा हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि ये कोण इसके जस्ट ऊपर बने, ये कहीं पर भी बन सकता है, हमेशा ये इसका आधा ही होगा। अर्थात परिधि पर बना हुआ कोण जस्ट इसका क्या होगा? आधा ही होगा। परिधि पर कहीं पर भी बने ये कोण क्या होगा? इससे आधा ही होगा, लेकिन नीचे नहीं बनना चाहिए, चाप पर थोड़ी ना बनेगा। तो मैंने आप सभी को बताया क्या बताया बोलिए? मैंने ये बताया कि अगर ये कोण यहां पर 60 डिग्री का बन रहा है तो परिधि पर बनने वाला कोण जैसे इसका क्या होता है? आधा होता है। जैसे मैंने बात करी आपसे, एक त्रिभुज और बना देता हूं मैं। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर, अगर ये 2 थीटा है तो यहां पर परिधि पर बनने वाला प्रत्येक कोण इसका जस्ट आधा होगा, अर्थात वो थीटा ही होगा। अर्थात वह कौन सा होगा? थीटा ही होगा। परिधि पर बनने वाला प्रत्येक कोण थीटा ही होगा, जस्ट इसका क्या होगा बोलो? आधा ही होगा। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आप सभी को समझ में आई होगी। अगली क्लास में हम स्पर्श रेखाओं से संबंधित सभी सवाल करेंगे। एक बार मैं पूरी क्लास को पुनः रिपीट करता हूं जिससे कि आपको प्रत्येक चीज समझ में आ जाए। आज दोस्तों आज सभी को नोट्स बनाने, क्योंकि आज मैंने बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें पढ़ाई है, तो कम समय के अंदर मैंने ज़्यादा चीज़ें पढ़ाने की कोशिश करी है जिससे कि आपका समय बर्बाद नहीं हो दोस्तों। तो कोशिश करना है आप सभी को, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि बिना कुछ करे ही जय जयकार नहीं होती और मेहनत करने वाले कभी हार नहीं होती।
हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, फिर एक हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में सही तुम्हारे सीने में, लगी हो आग कहीं भी आग बुझनी नहीं चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होगी। मैंने बताया कि व्रत किसी केंद्र से समान दूरी पर खींचा गया बिंदु पथी व्रत कहलाता है, और व्रत के अंदर जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। फिर मैंने बताया कि सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। फिर मैंने बताया कि स्पर्श रेखा क्या होती है, किसी सिंगल पॉइंट पर जो निकलती है वो स्पर्श रेखा होती है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य हमेशा 90 डिग्री का कोण होता है, मैंने आप सभी को बताया था ये। फिर मैंने बताया कि बाहर स्थित एक बिंदु से अधिकतम 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, और किसी भी वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। फिर मैंने बताया कि ये चाप है तो नीचे वाला लघु रहेगा, ऊपर वाला दीर्घ रहेगा, ये त्रिज्य है तो ये नीचे लघु ऊपर वाला दीर्घ, वृत्तखंड है तो ये नीचे वाला लघु और ऊपर वाला दीर्घ होता है। व्रत के गुणधर्म में हमने स्टार्ट करा तो मैंने आपको बात बताई कि गुणधर्म में सबसे पहला गुणधर्म है कि अगर ये दोनों जीवाएं बराबर है, अगर बीच में से इनके कोई रेखा निकल रही है तो हमेशा कोण समद्विभाजक होगी, अर्थात दिए गए कोण को 2 बराबर भागों में बांटेगी। मैंने बताया अगर ये टोटल 140 है तो ये 70 रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अगला गुणधर्म मैंने बताया आप सभी को कि अगर 2 जीवा जो है, 2 जीवाएं हैं, उनकी लंबाई बराबर है तो केंद्र से उनकी दूरी भी बराबर रहेगी, और केंद्र पर बनने वाले कोण भी क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। फिर मैंने आप सभी को इसका एक एग्जाम्पल करवाया। फिर मैंने अगली प्रॉपर्टी बताई कि अगर 2 जीवाएं एक दूसरे को अगर काटती है तो OD OC बराबर है BOOA, अर्थात आधी आधी बराबर होती है दोनों का गुणनफल। फिर मैंने अगली प्रॉपर्टी बताई कि अगर मान लीजिए कोई भी 2 जीवाएं हैं, बाहर किसी बिंदु A पर मिल रही है तो AB AC AD AE होगा। अगली प्रॉपर्टी मैंने बताई कि यहां पर मान लीजिए एक तो जो है जीवार मिल रही है और एक स्पर्श रेखा मिल रही है, तो मैंने आपको बताया कि AB और AC रहेगा, AD ऊपर एक अकेला ही है तो उसको AD से वापस गुणा कर दो, AD इंटू AD। लास्ट में मैंने बताया कि परिधि पर बनने वाला कोण जो है केंद्र पर बनने वाले कोण का क्या होता है, जस्ट आधा होता है। उम्मीद करता हूं कि आज की पूरी वीडियो आपको समझ में आ चुकी होगी, प्रत्येक कंसेप्ट आप सभी को समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने के बाद आप वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, एक अच्छा सा पॉजिटिव कमेंट करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक इसको शेयर करेंगे, और देव क्लासेस पे हमेशा प्यार बनाए रखेंगे दोस्तों। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि इतना जल्दी चैनल ग्रो हुआ है ये केवल मात्र आपकी वजह से हो पाया। दोस्तों ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, हम भी कोई मेहनत में कमी नहीं रखेंगे, आप भी कोई मेहनत में कमी मत रखना दोस्तों, आपकी सफलता निश्चित है। अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करें, उनका हमेशा आशीर्वाद लेकर ही चीज़ों को आगे बढ़ाएं दोस्तों। इसीलिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम साहब।